नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज हम पढ़ेंगे वृत्त अध्याय और प्रश्नमाला करेंगे दोस्तों 12.3 और उसके करेंगे दोस्तों दो महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या दोस्तों 8 और 10। दोस्तों इससे पिछले प्रश्न थे और प्रमेय थे वो हम सब आपके लिए पिछली वीडियोज़ में ला चुके हैं और अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो उन सभी की लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उन वीडियोज़ को जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो दोस्तों शुरू करते हैं 8वां प्रश्न। आकृति 12.50 में यहां पे लिखा है कि कोण ADC 130 डिग्री का है। याद देखिए कोण ADC, ये जो डी पे जो कोण बना है वो 130 डिग्री का कोण है और जीवा BC और जीवा BE जो है वो बराबर है। ठीक है, यहां पे देखिए जीवा ये रही BC और ये रही BE और ये दोनों जीवाएं कैसी है, बराबर है। ये प्रश्न में लिखा है। तो सबसे पहले हमारा काम जो रहता है वो ये कि जो जो प्रश्न में दिया गया है पहले वही लिख दो। तो हमें क्या क्या दिया गया है, एक तो दे रखा है कोण ADC वो है 130 डिग्री। कोण ADC का जो मान है प्रश्न के अंदर वो 130 डिग्री दिया गया है और दूसरी तरफ एक चीज दी गई है कि जो जीवा BC और जीवा जो BE है वे दोनों बराबर है। चलिए ये हमने लिख दिया। अब ये कोण हमें ज्ञात करना है, सिद्ध नहीं करना है। यहाँ पे हमें कोई भी चीज़ सिद्ध नहीं करनी है, हमें तो ज्ञात करना है। और वो किस कोण का मान सिद्ध करना है, तो वो है कोण CBE। कोण CBE हमें ज्ञात करना है। चलिए जरूर ज्ञात करेंगे कोण CBE, लेकिन कैसे करना है उसकी करते हैं शुरुआत। शुरुआत ये है दोस्तों कि भाई जो मान में यहाँ दे रखा है उसी से हम कोई कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोण में CBE, यानी हमें ये पूरा कोण ज्ञात करना है, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा कोण का मान हमें ज्ञात करना है। लेकिन करें कैसे, तो देखिए यहां जो कोण दे रखा है D पे यानी ADC, और अगर मैं इस कोण को देखते हुए एक चीज बढ़ाऊं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कोण हमें पूरा ज्ञात करना है। लेकिन अगर मैं इस कोण के हिसाब से, अगर मैं देखता हूं इस कोण के हिसाब से, तो यहां ये हो गया, इस तरफ ये कोण बन गया। तो वापिस उसी के बिंदु से लेकर यहां इस तरफ जाऊं अगर B पर, और वापिस इसी कोण की जो ये जीवा थी उसके अंतिम बिंदु से ये वापिस यहां मिला दूं, और बाकी वाली आकृति अगर मैं नहीं देखता हूं तो यह ध्यान से देखिएगा ABCD और वापस D को A से मिला दिया, वही आकृति बंद हो गई। यानी हमने क्या देखा कि जो ये कोण दिया गया है उसके हिसाब से ये ABCD जो बना है वो एक चतुर्भुज है और इसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित है। ध्यान रखें, जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं उस चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, ध्यान रखें। तो यहां हम देख सकते हैं कि भाई चतुर्भुज ABCD, जो चतुर्भुज यहां हमें ABCD दिख रहा है क्योंकि ये जो कोण 130 डिग्री दिख रखा ना वो ऐसा कोण है जो इस चतुर्भुज के अंदर ही है और जो कोण हमें पूछा गया है उसका भी छोटा, यानी छोटा सा भाग है, थोड़ा सा भाग है, इस चतुर्भुज का एक कोण है वो इस ज्ञात करने वाले कोण का ही एक भाग है, इसलिए हम ये चतुर्भुज ले रहे हैं। तो चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जो हमें सीधा यहां दिख रहा है कि भाई इसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित है और ये एक चक्रीय चतुर्भुज ही है। अब चक्रीय चतुर्भुज में ऐसा क्या खास होता है, ध्यान से सुनिएगा। खास बात ये होती है कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। दूसरी जो खास बात होती है वो ये होती है कि इसके अंदर जो सम्मुख कोणों का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहां इन दोनों कोणों को जोड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि ना तो इनका मान दे रखा है और ना ही हमें कोई मान पूछा है, लेकिन हमें ये पूरा मान पूछा है जो इससे संबंधित हमें ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए सम्मुख कोणों का योग कितना, 180 डिग्री। इस हिसाब से इस कोण से हम ये कोण आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो लिख देते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम्मुख कोणों का जो योग होगा वो योग है वो 180 डिग्री हो जाएगा, जो हमने यहां पे लिख दिया है। चलिए लिखते हैं और जोड़ना शुरू करते हैं भाई कि इस कोण का नाम यानी ADC। तो चलिए कोण ADC प्लस इसका नाम देखिए, इसके सामने ये ना कोण ABC,
तो कोण ABC और दोनों का जोड़ होगा 180। इसका मान प्रश्न में दे रखा है, इसका मान हमारे पास है नहीं, तो सब वैसे का वैसा। तो भाई इसका मान तो हमारे पास है नहीं, इसको लिख दो यहीं पे, बराबर में 180 पहले से है, और इसका कर दो पक्षांतरण, जोड़ बाकी में जो संख्या होती है उसका वापस प्लस या माइनस ही चेंज होता है। तो प्लस का 130 यहां जाएगा, माइनस का 130। कोण ABC का जो मान है 180 में से 130 घटा दिया, ये हो गया 50 डिग्री। हमें कोण ABC का जो मान मिला वो मान मिल गया कितना, 50 डिग्री। लेकिन जो ज्ञात करना है वो अभी तक पूरा ज्ञात नहीं हुआ है। देखिए कोण CBE, हमें तो ये पूरा ज्ञात करना है, अभी तक तो केवल ये ज्ञात हुआ। अब कैसे करें, कैसे भी करके अगर ये मान हमें मिल जाए तो दोनों को जोड़ने के बाद हमें इस पूरे कोण का मान मिल जाएगा। लेकिन करें कैसे, तो ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कि यहाँ एक लिखी है बात, क्योंकि हमने अभी तक केवल ये बात प्रयोग में ली है जो प्रश्न में दिया गया था ना कोण। अभी तक हमने जीवाओं का कोई प्रयोग नहीं किया, हो सकता है जीवाओं की वजह से कुछ और हमें मिल जाए। अगर थोड़ी देर के लिए, ध्यान सुनिएगा, थोड़ी देर के लिए अगर हम ये बीच वाली भुजा को यदि भूल जाते हैं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अगर इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं तो हम क्या देखेंगे कि ये पूरा एक त्रिभुज बन गया है, और इस त्रिभुज की दो भुजाएं क्या है, बराबर। कक्षा 7वीं में हमने ये पढ़ा था कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो उन्हीं भुजाओं के सामने वाले जो कोण है उसी त्रिभुज के, ठीक है, सामने वाले जो कोण है वो भी बराबर हो जाते हैं। यानी ये कोण और ये कोण कैसा हो जाएगा, बराबर। इस भुजा को वापस याद करते हैं, भाई भूलना था, मिटाना नहीं था। हमने केवल भूल कर देखा कि भाई इसके अंदर भूल जाए तो ये पूरा एक ही त्रिभुज है, और एक ही त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी समान होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाई इसको आगे और करने के लिए, जिसमें हम इन चीजों का वापस प्रयोग करेंगे। ये कोण 50 डिग्री आ गया, ये कोण अभी तक हमें पता नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों त्रिभुजों को अलग अलग ले लेते हैं। तो चलिए लेते हैं भाई कैसे। ये त्रिभुज जो है ये लेने के लिए यहां कोई बिंदु अंकित नहीं है, नाम नहीं दिया गया प्रश्न में। आप चाहो तो अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो जो आपका मन करे, जो कोई भी बिंदु लगा दो। तो हमने यहां बिंदु अंकित कर दिया है O। अब हम लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज BOC, और एक त्रिभुज ले लिया BOE, अलग अलग त्रिभुज, क्योंकि इसका कोण ये पता है हमें, इसका ये कोण पता नहीं है। इसको ज्ञात करने के लिए और हमारे पास कोई मान भी नहीं है, इसीलिए हम इन त्रिभुजों को अलग अलग ले रहे हैं। चलिए तो त्रिभुज BOC तथा त्रिभुज BOE में, इन दोनों त्रिभुजों के अंदर हम लेंगे, और हो सकता है कि जो बात हमने यहाँ प्रयोग की है वो हमारे कहीं ना कहीं काम आ जाए जो प्रश्न में दी गई थी। जरूर। ये देखिए BC, यानी इस त्रिभुज की भुजा BC और इस त्रिभुज की भुजा जो BE है वो दोनों क्या है, बराबर। क्यों बराबर है भाई, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, ये प्रश्न में दिया गया था कि भाई ये दोनों बराबर है। फिर हमने क्या देखा कि सर अभी जो हमने त्रिभुज लिया था ना, पूरा त्रिभुज, उसमें ये दो भुजाएं बराबर होने की वजह से सामने वाले कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर। उससे पहले और देखें तो याद देखिए, इसकी ये भुजा BO जो है वो इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। तो चलिए BO बराबर BO, और उसका कारण उभयनिष्ठ। ध्यान रखें ये जो भुजा है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए बराबर होगी। फिर कोण देखते हैं, यहां देखा इसका कोण BCO, कोण BCO, और इसका कोण BEO। अब इसके बारे में हमें बताना पड़ेगा कि भाई ये दोनों बराबर क्यों हैं, प्रश्न में तो दिए गए नहीं थे। तो इसका बराबर होने का कारण है ये पूरा त्रिभुज, ध्यान रखें पूरा त्रिभुज है ना, BCE, ये पूरा त्रिभुज। ध्यान रखें कि भाई त्रिभुज BCE की समान भुजाओं के सम्मुख कोण, ध्यान रखें कि भाई ये जो कोण दोनों बराबर है वो अभी हमने किया था ना कि भाई बीच वाली भुजा को हटा दो, ये पूरा एक त्रिभुज बन जाएगा, और फिर उसमें समान भुजाएं हैं तो सामने वाले कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो हमने क्या देखा कि दो अलग अलग त्रिभुजों के अंदर तीन चीजें ऐसी हैं जो इस त्रिभुज की उन्हीं संगत भागों के बराबर है। तो इन बराबर भागों को देखने के बाद हमने क्या देखा कि जब दो अलग अलग त्रिभुजों की कोई चीजें आपस में बराबर हो जाती है तो वे सर्वांग सम हो सकती है। कक्षा 9वीं में हमने सर्वांग समता के बारे में पढ़ा था, यानी हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर रहे हैं क्योंकि हमें एक जैसे नजर आ रहे थे, तीन चीजें बराबर हो गई, ये दोनों सर्वांग सम हो जाएगी। तो देखिए एक इसमें क्या देखा, एक भुजा और एक भुजा ये बराबर, वापिस एक भुजा, ये दोनों में क्या है उभयनिष्ठ, फिर एक एक कोण क्या है बराबर।
अब ध्यान रखें दोस्तों कि जब दो अलग अलग त्रिभुजों के अंदर जब कोई दो भुजाएं और फिर और एक भुजाएं, दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो जाए तो उसमें सर्वांग समता के ऐसे दो नियम है। वो कैसे कि जब दो भुजाएं बराबर हो इन दोनों त्रिभुज की और उन्हीं दो भुजाओं के बीच वाला कोण यदि बराबर हो तो वो सर्वांग समता का नियम भुजा कोण भुजा बनता है, जब कोण बीच वाला हो। लेकिन यहां देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर, वापिस ये दोनों में उभयनिष्ठ, मतलब इस ऊपर वाले त्रिभुज में एक ये भुजा प्रयोग में ली गई और एक ये भुजा प्रयोग में ली गई, लेकिन कोण इनके बीच वाला प्रयोग नहीं लिया गया था, ये कोण लिया गया था। तो यानी ये जो भुजाएं ली गई है वो कोण जो लिया गया है वो इन भुजा के बीच में नहीं है, उन भुजाओं से अलग है। तो सर्वांग समता का नियम जो रहेगा वो रहेगा भुजा भुजा कोण। ध्यान रखें, दो भुजाएं और बीच वाला कोण होता तो भुजा कोण भुजा, बीच वाला कोण हमें प्रयोग नहीं किया है यहाँ पे समानता में, तो भुजा भुजा कोण सर्वांग समता के नियम से, ये सर्वांग समता का नियम लग गया। चलिए सर्वांग समता के नियम से जैसे ही सर्वांग समता का नियम लगेगा जो त्रिभुज हमने लिए थे वे दोनों त्रिभुज है वो सर्वांग सम हो जाएंगे, सर्वांग सम हो गए ये दोनों त्रिभुज जो हमने लिए थे। अब सर्वांग सम एक बार हो जाए, दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम हो जाए तो उनकी हर एक संगत चीज बराबर हो जाती है, संगत भुजाएं भी बराबर, संगत कोण भी बराबर। हमें जो पूछा वो कौन है, कौन भी कौन सा, ये पूरा जिसमें से ये मान हमें पता है ये मान पता नहीं है। यानी कोणों के बारे में लिखते हैं बात, क्या लिखते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं, संगत कोण समान होते हैं। ये कर दिया दोस्तों हमने कि भाई सर्वांग सम जो त्रिभुज होते हैं उनके संगत कोण बराबर, ये बराबर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब कौन से बराबर करें, ये दोनों तो पहले से बराबर है भैया, ये दोनों बराबर करना है, लेकिन इसका कोई मान हमें करना नहीं है तो क्यों करें, हमें तो ये मान ज्ञात करना है और संगत नाम के और संगत आकृति के हिसाब से ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे बराबर। ऊपर वाली आकृति के अंदर देखा तो कौन कौन सा दिया है प्रश्न के अंदर, CBO कह दो चाहे OBC कह दो। तो यहां देखिए प्रश्न के अंदर ये रहा मान ABC, ये जो कोण ABC है वही कोण OBC या फिर CBO ही वही है, क्योंकि इस जो रेखा या रेखाखंड बन रहा है, रेखाखंड को छोटा या बड़ा करने से कोण का मान नहीं बदलता है दोस्तों, ध्यान रखें। तो ये जो कोण अपना ABC है, ये जो अपना कोण ABC है वो ही कोण किसके बराबर है, ये OBC के बराबर, कोण OBC के बराबर हो जाएगा। और वापिस यही OBC वापिस इसमें किसके बराबर है, OBE के, तो यही कोण हो जाएगा OBE के बराबर। तो देखिए ये कोण ABC जो है वो पहले से जो ABC बना है वही ABC OBC बन जाएगा और OBC अपने OBE के बराबर होगा सर्वांग समता की वजह से। इसका मान कितना, 50 डिग्री, तो इसका मान भी कितना, वो प्रश्न में लिखा है 50 डिग्री, तो इसका मान भी 50 डिग्री ही हो जाएगा। तो इसका मान हमें पहले से पता है, इसका जो मान है OBC का वही 50 डिग्री लिखा हुआ है। तो बचा कौन सा, ये, तो लिख देते हैं कोण OBE बराबर हो जाएगा कितना, 50 डिग्री। ये कोण का मान आ गया, इसका कितना आ गया, 50 डिग्री। लेकिन हमें ये दोनों अलग अलग नहीं, हमें तो करना है CBE। अब आप ही बताइए कोण CBE का मान कैसे होगा, कि सर कोण CBE का मान बताने के लिए आपको ये दोनों कोण जोड़ने पड़ेंगे। जोड़ देते हैं भाई, OBC और OBE दोनों को जोड़ देते हैं। OBC प्लस में हो गया कोण OBE, दोनों का रखा मान 50 प्लस 50, ये हो गए 100 डिग्री। दोस्तों 100 डिग्री है, वो आ गया कोण CBE का मान जो प्रश्न में पूछा गया था, ये हमने कर दिया ज्ञात। तो ये इस प्रश्नमाला का 8वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। और अब करते हैं इसी प्रश्नमाला का अंतिम प्रश्न कि भाई आकृति में AOB वृत्त का व्यास है। हमें प्रश्न में ये दिया गया है कि भाई यहां जो AOB इस प्रश्न के अंदर नजर आ रहा है ना, AOB वो वृत्त का क्या है, व्यास है। तो चलिए हम लिख देते हैं कि भाई ये वृत्त का व्यास है। और व्यास जो होता है उसके जो अंतिम बिंदु होते हैं वो वृत्त को, इस पूरे वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देता है और इसमें प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहा जाता है। ये भी अर्धवृत्त है और ये भी अर्धवृत्त है। और आगे लिखा है कि CD व E अर्धवृत्त पर स्थित, अर्धवृत्त पर स्थित कोई 3 बिंदु है,
कोई 3 बिंदु है। तो ये हमने देख लिया भाई कि इसमें एक 3 बिंदु लिखे हैं, एक तो सी और एक डी और एक ई, ये अर्धवृत्त पर स्थित कोई बिंदु है। अब सिद्ध तो कुछ नहीं करना है लेकिन ज्ञात करना है। अब क्या ज्ञात करना है वो देखिए, यहां हमें ज्ञात करना है कि कोण ACD प्लस कोण BED। ध्यान से सुनिए दोस्तों, यहां आपको ये कोण ACD अलग से ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, जैसा आप करो, लेकिन हमें इन दोनों का योग जरूर ज्ञात करना है। चाहे आप अलग अलग ज्ञात करके उनको जोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इन दोनों को ज्ञात किए बिना सीधा इनका जोड़ ही ज्ञात कर दो तो भी सही ही होगा। तो लिखे आए, देखिए ये जो कोण है वो प्रश्न में है कहां, यहां देखिए कोण ACD यानी ये कोण, ठीक है। वापस देखिए कोण BED। तो हमने क्या देखा कि जिन जिन कोणों को जोड़कर उनका मान ज्ञात करना है, उन दोनों कोणों की एक एक जो भुजा है वो व्यास के अंतिम सिरे से आ रही है। देखो ये जैसे कोण है ना, इसकी एक भुजा व्यास के अंतिम सिरे से आ रही है, जो कोण इसके साथ जोड़ना है उस कोण की भी एक भुजा इस व्यास के अंतिम सिरे से आ रही है। तो हमें पता है कि भाई ये व्यास हो गया, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, इस प्रकार से देखा जाए तो यहां जो ये आकृति बन रही है ना वो पंचभुज बन रही है दोस्तों, ठीक है। अब इस पंचभुज में अब करना क्या है या कैसे करें, तो देखिए जिन जिन कोणों को जोड़ना है आपको सबसे पहले यह काम करना है कि इन दोनों कोणों में से किसी एक कोण के शीर्ष को इस व्यास के दूसरे सिरे से भी मिला दो, क्योंकि इसके अंदर देखिए वैसे कौन बना है ना, इसकी एक भुजा कहां से आ रही है, व्यास के सिरे ए से आ रही है ना, तो इसी कोण को व्यास के दूसरे सिरे बी से मिला दीजिए। मन से रचना करनी, ठीक है। या फिर जो कोण दूसरा साथ में जोड़ना है उस कोण की एक भुजा व्यास के बी शीर्ष से आ रही है तो इसके वापस इसी शीर्ष को व्यास के दूसरे शीर्ष से मिला दो। तो दोनों में से कोई एक काम करना है, या तो इस कोण को व्यास के दूसरे सिरे से मिलाओ या फिर इस कोण को व्यास के दूसरे सिरे से मिला दो। एक ही काम करना है आपको, दोनों मिलाने की जरूरत नहीं है। तो रचना करते हैं। क्या रचना की हमने कि सर रचना में ये लिख दिया या तो ये दोनों को मिला दो या फिर ये दोनों को मिला दो, ठीक है। तो हमने इसको मिला दिया, तो हमने लिखा कि भाई बी व सी को मिलाने पर, बी व सी को मिलाने पर, चलिए हमने इस बी और सी को क्या कर दिया, मिलाया। जैसे ही मिलाया हमने क्या देखा, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, हमने ये देखा कि सर इस व्यास के दोनों सिरे और दोनों सिरों से देखिए जीवाएं निकल रही है और ये जीवाएं जाकर वृत्त की परिधि पर मिल रही हैं। ऐसा तो हमने प्रमेय पढ़ा था कि व्यास वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु पर यदि कोण बना दे तो वो कोण 90 डिग्री का होता है। ध्यान रखें दोस्तों, व्यास द्वारा वृत्त की परिधि पर अंतरित कोण हमेशा समकोण यानी 90 डिग्री का होता है। उसके अलावा देखिए जैसे ही हमने भुजा मिलाई ये हमें 90 डिग्री का कोण मिल गया। उसके अलावा उस तरफ देखिए ये क्या बन रहा है, देखिए तो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और ये चार भुजा, मतलब ये क्या बन रहा है, चतुर्भुज। और चतुर्भुज मतलब कौन सा, चक्रीय चतुर्भुज। तो यहां देखिए अब कर देते हैं, जैसे हमने रचना की इन दोनों को मिलाया, हमने क्या देखा कि सर यहां व्यास परिधि पर एक कोण बना रहा है। अब व्यास जो अपना AOB है वो व्यास AOB के द्वारा, व्यास AOB द्वारा, ठीक है, परिधि पर अंतरित कोण मिलाने के बाद हमने क्या देखा कि वो एक परिधि पर कोण बना रहा है और उस अंतरित कोण का जो नाम है वो कोण ACB बन गया, कोण ACB है। तो हमने देखा कि भाई व्यास जब किस परिधि के किसी बिंदु पर कोण बनाता है तो उसके बारे में एक व्यापक प्रमेय है दोस्तों, जो हमने पहले सिद्ध करवा दिया है। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक उसकी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर जरूर देख सकते हो, ठीक है। तो प्रमेय यह है कि व्यास द्वारा परिधि पर अंतरित कोण या परिधि के किसी बिंदु पर अंतरित कोण, परिधि के किसी बिंदु पर अंतरित कोण वो है, वो कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ध्यान रखें वो कोण 90 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए कोण कौन सा 90 डिग्री हो गया, यहां जो अभी देखिए व्यास AOB ने जो कोण बनाया था वो कोण है कौन सा, कोण ACB। तो ये कोण जो ACB है वो 90 डिग्री हो जाएगा। इसे लगाते हैं समीकरण नंबर 1।
ध्यान रखिए दोस्तों, इस समीकरण नंबर हमने 1 अंकित कर दिया है। अब देखिए जैसे ये कोण बना, जिन जिन कोणों को जोड़ना था उसमें से इस कोण के 2 भाग हो गए। देखिए एक 90 डिग्री हो गया, ये कितना है वो हमें पता नहीं, लेकिन उनमें से जो कोण जोड़ने हैं इसके 2 टुकड़े हो गए, उसमें से ये बच गया और सामने ये कोण जोड़ना है। इन दोनों को देखने के लिए हमने क्या देखा कि सर हमने देख लिया एक क्या, चक्रीय चतुर्भुज। देखिए आप खुद चक्रीय चतुर्भुज कौन सा, देखो बी सी डी ई, क्योंकि जैसे ही हमने मिलाया 2 हो गए भाग, व्यास के कारण बन गया 90 डिग्री और ये बन गया चक्रीय चतुर्भुज। तो बी सी डी ई में चक्रीय चतुर्भुज, बी सी डी ई में चक्रीय चतुर्भुज में ऐसा खास बात क्या होती है, तो ध्यान रखें चक्रीय चतुर्भुज हुआ क्यों, क्योंकि इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित है और इसीलिए ये चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में ये होता है कि सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ध्यान रखें दोस्तों, इसके सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री ही होता है। तो जोड़ना शुरू करें। सम्मुख में देखा जाए तो चतुर्भुज में 4 कोण हैं, उसमें से ये दोनों भी सम्मुख है और ये दोनों भी सम्मुख है, लेकिन हमें इन्हीं को जोड़ना है क्योंकि इनका जोड़ तो हमें कहीं ज्ञात ही नहीं करना है। तो इन दोनों को जोड़ना शुरू करते हैं। इस कोण का नाम देखिए बी सी डी, कोण बी सी डी प्लस सामने वाला कोण बी ई डी, तो कौन हो गया बी ई डी। जैसे ही दोनों को जोड़ा, जोड़ हो जाएगा 180। समीकरण नंबर 2 कर देते हैं। चलिए दोस्तों, इतना करने के बाद हमने देखा कि सर हमें तो कौन ए सी डी ये पूरा जोड़ना है, ठीक है, ए सी डी और सामने बी ई डी। समीकरण नंबर 2 के अंदर हमने क्या देखा कि बी ई डी तो इसमें जुड़ चुका है, लेकिन यहां केवल ये आधा भाग यानी थोड़ा सा है ना, ये जुड़ा हुआ तो है लेकिन पूरा अभी तक नहीं जुड़ा। पूरा जोड़ने के लिए ये कोण यहां अलग पड़ा है समीकरण नंबर 1 में, यानी इसको इसके साथ लाना पड़ेगा तो ये पूरा कोण बन जाएगा। मतलब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और इन दोनों को जोड़ने के लिए ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 आपस में जोड़ने पड़ेंगे। तो समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, क्योंकि हमने अलग अलग तो कर दिए हैं, हमें तो इन दोनों को साथ में करना है। तो कैसे करें, तो जोड़ देते हैं भाई कि ये बराबर के जो आगे लिखा है ना उनको आगे वाले के साथ जोड़ दो, जो बराबर के पीछे है उनको पीछे वालों के साथ जोड़ दो। तो जोड़ना शुरू करते हैं भाई। देखो आगे कौन सा है, कोण ए सी बी प्लस, और तो बराबर के आगे कुछ नहीं है ना। अब यहां आते हैं, यहां आगे वालों को जोड़ दो, कोण बी सी डी प्लस कोण बी ई डी बराबर। देखिए बराबर के आगे 2 कोण, बराबर के आगे 1 कोण, तीनों कोण जुड़ गए। बराबर के पीछे देखो, बराबर के पीछे समीकरण नंबर 1 में क्या लिखा है 90 और समीकरण नंबर 2 में क्या लिखा है 180। दोनों को क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया, क्योंकि ये कोण समीकरण नंबर 2 में था, ये जो कोण है वो समीकरण नंबर 1 में था। पूरे कोण का निर्माण करने के लिए दोनों को जोड़ा और दोनों को जोड़ने के लिए समीकरणों को जोड़ा। समीकरणों को जोड़ देते हैं। ए सी बी और बी सी डी को देखिए, ए सी बी ये कौन, वापस बी सी डी ये कौन, जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे ये बीच वाली लाइन हो जाएगी गायब और बन जाएगा कौन, ए सी डी बन जाएगा। दोनों को जोड़ा, ये बन गया कौन, ए सी डी, क्योंकि ये क्या है, इस कौन ए सी डी के ही 2 टुकड़े हैं, दोनों टुकड़ों को यहाँ पे जोड़ना ही तो है, जोड़ा तो ए सी डी पूरा बन गया। फिर आगे साथ में क्या जुड़ा है, कौन बी ई डी, और ये कौन बी ई डी ही रहेगा क्योंकि इसके कोई टुकड़े यहाँ नहीं किए हुए हैं और यही हमें जोड़ना है। देखिए बी ई डी जोड़ना है, ये बी डी है इसके अंदर, बराबर में दोनों को जोड़ा, ये हो गया 270 डिग्री। यानी हमें इन दोनों कोणों का ही योग ज्ञात करना था और ये दोनों कोणों का योग हमें ज्ञात हो चुका है, मतलब आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा सरल हो गया। हमें तो इस व्यास को देखकर जिन 2 कोणों का जोड़ ज्ञात करना है, उन दोनों कोणों में से किसी एक कोण के शीर्ष को व्यास के दूसरे सिरे से भी मिला दो, क्योंकि वो एक शीर्ष तो ठीक है, व्यास का एक शीर्ष तो वहां पे आकर मिल रहा है जीवा के द्वारा, दूसरा मिला दो, या फिर अगर आप इस तरह से ए और ई को मिलाते तो भी ये सही ही होता इसी प्रकार से। तो चलिए ये अपना 10वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। दोस्तों इसी प्रश्न के साथ आज हमारी ये जो प्रश्नमाला 12.3 है वो कंप्लीट हो चुकी है और इससे आगे की जो प्रश्नमाला है वो हम आपके लिए आगे की वीडियो में लेकर आएंगे। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।